सेक्टर्स की विकास दर माइनस में थी, तब खेती ने सहारा दिया और वहां पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी थी। साल 2019-20 में देश की ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए में भी खेती का योगदान 17.1% से बढ़कर 17.8% पहुंचा था। इसी तरह अनाज का कुल उत्पादन भी साल 2019 और 20 में 296 मिलियन टन से भी ज्यादा रहा और खासतौर पर चावल और गेहूं के उत्पादन में लगातार बढ़त देखने को मिली है। तो बारिश यानी कि मानसून के पूर्वानुमान को अगर देखें तो फिर खेती पर और ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर किस तरीके की उम्मीदें हम कर सकते हैं, और वो भी तब जबकि जो दूसरी औद्योगिक गतिविधियां हैं वो कोरोना की दूसरी लहर के चलते खासी दबाव में हैं। लेकिन उसकी चुनौतियां भी क्या होंगी और किस तरीके की तैयारियों की जरूरत है, समझेंगे अपने दोनों खास मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम एस वशिष्ठ साहब, फॉर्मर डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर से, आपका स्वागत है सर। और एस.के. मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं जो कि एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका भी स्वागत है। शुरुआत वशिष्ठ सर आपसे करना चाहूंगा कि अगर हालांकि पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, लेकिन अगर इस पूर्वानुमान को हम देखें जो कि सामान्य या सामान्य से अच्छी बारिश की उम्मीद जता रहा है पूरे के पूरे भारत में, कुछ राज्य जरूर हैं जहां पर थोड़ी सी कमजोर बारिश देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें पूर्वानुमान को तो कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को और इस वक्त की जो खास तौर पर जरूरतें हैं कृषि को लेकर और जो उस पर दबाव है कोरोना के चलते? जो प्रिडिक्शन है नॉर्मल मानसून का, उसका इफेक्ट तो कृषि पे पॉजिटिव ही होगा और ये बहुत फॉर्चुनेट है कि 3 साल लगातार मानसून अच्छा ही रहा है और तीसरे बार भी अच्छा होने की आशा है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि कृषि क्षेत्र में जो किसानों का और किसानों से जुड़े हुए परिवार या मजदूर हैं, उनकी इनकम ठीक रहने का अनुमान है। तो ये एक खुशी की बात है। जो समस्याएं जहां आ सकती हैं वो ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं, जैसा कि चल रहा है कि कृषि क्षेत्र में जो सप्लाई चेन है उसको थोड़ा सा झटका लगता है। वो सप्लाई चेन ना होने की वजह से फूड प्राइसेस में कुछ बढ़ोतरी आ जाती है और जैसा कि अभी हुआ है मार्च से और कुछ फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह की समस्याएं तो चलने की आशा है और ये इस पे भी निर्भर करता है कि कोरोना का इफेक्ट कितनी जल्दी हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो चूंकि अभी हमारे पास कुछ समय है, ये जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी और उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा खरीफ क्रॉप का, तो उसके लिए अभी समय है। तो फॉर्चुनेटली ओवरऑल सिचुएशन ठीक ही लग रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्होत्रा जी, शुरुआती मैं कमेंट चाहूंगा क्योंकि सरकार को काफी ज्यादा उम्मीद और मैं कहूं कि काफी ज्यादा निर्भरता जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर नजर आती है और वो तब और बढ़ जाती है जबकि कोविड का हम संक्रमण जिस तरीके से देख रहे हैं। और ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान और उसके मुताबिक जो प्लानिंग है या फिर जो उम्मीदें हैं सरकार की ओर से, जैसे कि आप बात कर रहे थे हम लोग कि अभी जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका जो आकलन अभी भारत मौसम विभाग ने अभी जो दिया है, बड़े अच्छे उसके एक प्रकार के मैं ये कहूँगा कि इंडिकेशंस आ रहे हैं निकल करके। और उस इंडिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 96 से लेके 104 दशमलव तक का जो ये एक नॉर्मल जो है मानसून रहने की उम्मीद है। और अगर हम एवरेज लें तो 98% जो है लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है स्थिति रहने वाली है। ये अपने आप में ये कहूँगा कि ये बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक है, जिससे कि हमें इस जो अनुमान है इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे इसके बारे में कि खाद्य सुरक्षा देश की कैसे सुनिश्चित हो, पोषण सुरक्षा देश की कैसे सुनिश्चित हो, उसमें जो खरीफ सीजन है, जो हमारा खरीफ सीजन अब जून से शुरू हो जाएगा, इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप देखेंगे जो हमारा पिछला अभी रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो है 296.6 मिलियन टन जो 2019-20 में हुआ, लेकिन जो हमारे
जो सेकंड अनुमान आए हैं दूसरे स्तर के जो अनुमान 2020-21 के आए हैं वो भी बड़े उत्साहवर्धक है, 303 मिलियन टन। तो हमारा उत्पादन जो है वो निरंतर रूप से बढ़ रहा है। तो इसमें अगर मैं 303 मिलियन टन में मैं ये देखूं कि इसमें खरीफ का योगदान जो है वो कितना होगा, तो लगभग ये 154 मिलियन टन जो है खरीफ से इतना उत्पादन आएगा और बाकी जो है वो रबी के मौसम से आता है। तो खरीफ मौसम का जो है अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनका जो है इसमें इस सीजन में बिजाई होती है और वो हमारी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि उसमें जो मानसून का जो बात कर रहे थे हम लोग, करीब करीब इसमें 61% जो है वो नॉर्मल है और नॉर्मल से भी अधिक रहेगा। 5% तो काफ़ी अधिक जो है बात की गई है कुछ क्षेत्रों में। तो इस जो अनुमान है इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए 30 अप्रैल की डेट को जो है एक मीटिंग रखी गई है जिसमें सभी राज्य सरकारों को बुलाया गया है, जिसमें वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और वहाँ के डायरेक्टर एग्रीकल्चर उन सब से जो है कृषि विभाग एक तरह से बैठ करके वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि इस प्रकार के जो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे अच्छे एक इंडिकेशंस आ रहे हैं कि उनका भरपूर फायदा कैसे उठाया जाए। और अगर नमी की पोजीशन अच्छी रहती है तो जितने भी हमारे इनपुट हैं, चाहे वो बीज है, चाहे वो खाद है, चाहे हम पेस्टिसाइड की बात करें या हम लोग मशीनरी की बात करें, इन सब का जो है एक प्रकार का जो प्री पोजिशनिंग है ब्लॉक लेवल तक कैसे सुनिश्चित करें। तो ये हम लोग 30 अप्रैल को जो है इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप के माध्यम से जो है पूरे राज्य सरकारों से माननीय कृषि मंत्री जो है इस पर चर्चा भी करेंगे। और ये कार्यक्रम होगा तो उसमें सभी प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे जो खरीफ सीजन है उसके टारगेट क्या होने चाहिए। ओके सर, जैसे कि बात आ रही है कि जी मल्होत्रा साहब, मैं थोड़ा सा इसको और अगर इस मौसम अनुमान को समझना चाहूँ वशिष्ठ साहब, और मैं चाहूँगा कि अगर हम ग्राफ दिखा पाएँ कि पूरे भारत में अलग अलग जो जोन है, जो रीजन है, स्टेट हैं, वहाँ पर पूर्वानुमान क्या कह रहा है इस बार का, उसके जरिए वशिष्ठ साहब मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर इस ग्राफ को हम समझें, इस मैप को समझें, जहाँ पर सामान्य से कम बारिश के जो इलाके नज़र आ रहे हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द के इलाकों को देखें, वहाँ पर जो पीले कलर के जरिए येलो कलर दिख रहा है, और कुछ इसी तरह की पोजीशन जम्मू कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं, और यहाँ पर हमें पिछले 2 साल से अगर कहूँ पिछले 2 साल वहाँ पर भी तकरीबन स्थिति वही बनी हुई है। कुछ हिस्सा जो उत्तर प्रदेश और बिहार का है वहाँ पर भी ये हालत है। अब मेरा सवाल ये सर कि जो ये तस्वीर है सामान्य से कम वाले इलाकों की, यहाँ पर फूड प्रोडक्शन की जो बेल्ट कही जाती हैं वो क्या बड़ी हैं, जो चुनौतियाँ जहाँ पर हमें सतर्क रहना होगा या ज़्यादा हमें प्लानिंग करनी होगी? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो प्रोडक्शन एस्पेक्ट का है और इसमें पैडी थोड़ा सा डोमिनेंट कल्चर रहता है ईस्टर्न यूपी बिहार में। प्रोडक्शन एस्पेक्ट से उनको थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है, लेकिन मार्जिनल होगा, बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं शो कर रहा है जो प्रेडिक्शन है। लेकिन उससे प्रोडक्शन से ज़्यादा चिंता की बात है जो माइग्रेंट लेबर और एग्रीकल्चर लेबर इन जनरल है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होने से उनकी जो डिपेंडेंस है और जो वो अपनी इनकम थ्रू एग्रीकल्चर डराइव करते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम पे डराइव करते हैं, उनकी वेजेस इफेक्ट होती हैं और उस पे असर हो सकता है। तो इसलिए जो चिंता का विषय है वो प्रोडक्शन का उतना नहीं है जितना यहाँ पर सेफ्टी नेट का आएगा, क्योंकि ये जो लोअर तबका है जिसको आप कहते हैं लो इनकम ग्रुप या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उस पे उसका असर अधिक देखने को मिलने की आशा है। तो उनके लिए कितना सेफ्टी नेट करेंगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी किसी एरिया में होती है तो उसकी चिंता नहीं है नेशनल लेवल पे, फूड स्टॉक्स कैन बी मूव्ड वेरी इजीली। प्रॉब्लम है टारगेटेड वे में इंटरवेंशन की। तो टारगेटेड वे में इंटरवेंशन हम स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए कैसे करेंगे, पर्टिकुलरली इस एरिया में जहाँ पे थोड़ी डेफिशिएंसी नज़र आ रही है। उनको इनपुट्स हम कैसे दिलाएंगे, क्या उनको कोई सब्सिडाइज तरीके से कुछ करना होगा, और जो ये वीकर तबका है, माइग्रेंट लेबर है, वो फसल के वक्त काफ़ी लोग वापस आ जाते हैं। तो अगर बहुत अच्छी क्रॉप नहीं है तो उनकी वेजेस भी थोड़ा सा डिप्रेस हो सकती हैं लोकल लेवल पर। और वेजेस डिप्रेस होंगी तो उनकी इनकम इफेक्ट होगी। तो आई थिंक मुझे प्रोडक्शन एंगल से उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि फूड स्टॉक्स एनफ हैं
आप सोशल सेफ्टी नेट की चिंता ज़्यादा है कि कैसे उनको सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे, फ्री राशन और सब्सिडाइज राशन और अदर फॉर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ इनकम ट्रांसफर। क्योंकि इस समय केवल कृषि पर ही कॉन्सेंट्रेट करके हम टोटलिटी में नहीं सोच सकते। कृषि का एक अपना अपना स्थान है, और जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा इनके टॉप एक्सपर्ट्स मिलेंगे, वो सारा उसको देखेंगे, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है कोविड के कॉन्टेक्स्ट में और कृषि को मिला के देखना होगा। तो अगर ये कॉन्टिन्यूटी तकलीफ रहती है और उस तबके पर अभी चोट जारी रहती है, क्योंकि जैसे माइग्रेंट लेबर आया है ये फिर वापस जा रहा है, तो ईस्टर्न यूपी बिहार से काफ़ी माइग्रेंट लेबर इधर उधर जाता है। तो सोशल सेफ्टी नेट की चिंता हमको ज़्यादा है कि कैसे उसको हैंडल करेंगे। अदर एस्पेक्ट जो कि कमिश्नर साहब ने बताया कि इनपुट्स कैसे देना है, कैसे करना है, वो आई थिंक दैट परहैप्स द गवर्नमेंट वुड टेक केयर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट बिकॉज आवर नेटवर्क इज रियली स्ट्रॉन्ग। मल्होत्रा सर बिल्कुल सही है कि जो प्रोडक्शन ऐड करना चाहूंगा। जी मैं आ रहा हूँ सर आपके पास एक एक करके। जो प्रोडक्शन एंड है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, वहां पर कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन उससे जुड़े दो मेरे सवाल सर, जो एक जिसका जिक्र किया वशिष्ठ सर ने कि इस वक्त जो लेबर क्लास या जो कामगार मजदूर था वो वापस एक बार फिर से दूसरी लहर के चलते अपने इलाकों की तरफ लौट रहा है। अब जिन इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी वहां पर जाहिर है कि दबाव ज़्यादा होगा, उसके लिए किस तरीके से तैयारी हो सकती है। और दूसरा कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है, क्योंकि रिलेटेड अगर हम कहें जो फूड ग्रेन या पैकेट्स की बात होती है, जो पैकेट फूड की बात होती है, वो कहीं ना कहीं उन इलाकों से भी जुड़ा हुआ है। उसको लेकर हम अभी से किस तरीके की तैयारियां सोच रहे हैं और उसको लेकर क्या प्लानिंग आपको लगता है कि होनी चाहिए? जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं बारी बारी आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात तो आती है जो जैसे कि आपने वो मैप दिखाया और मैप में जो दिखाने की कोशिश की गई है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ हमारे जो राज्य हैं वहां पर जो है शॉर्टफॉल हो सकता है। तो आप अगर उन जिलों को देखें जहां पर जो है कम बारिश की उम्मीद है, तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया और इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ एरिया दिखाए गए हैं। अगर आप भारत का जो कुल हमारा खाद्यान्न का उत्पादन है, अगर आप उसमें देखें तो ये जितने भी क्षेत्र आपने दिखाए हैं, इनका योगदान कोई ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन में नहीं है। तो इसीलिए हमारा इस पर जो है हमारे टोटल कुल उत्पादन पर या उत्पादकता पर कोई ऐसा विपरीत असर पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो इस बात से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए। लेकिन जो दूसरी बात आ जाती है कि अभी जो लेबर की बात हम कर रहे हैं, तो हमें जो ये पिछला एक लेसन जो एक सीखने को मिला है, जो पीछे जो पेंडेमिक पीरियड था उस टाइम भी बिल्कुल लगभग यही स्थिति थी और लेबर की भी शॉर्टफॉल रही और इस तरह का माइग्रेशन और ये सब चीज़ों का जो है फेस करने को मौका मिला। तो इसलिए भारत सरकार उस पर जो है एक प्रकार से तत्पर हुई कि अभी हमें आगे क्या करना होगा कि जिससे कि हमारी तैयारियां सुनिश्चित रहें कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। तो हम मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि किसान जो है मैकेनाइजेशन को यूज करके कम से कम लेबर से को प्रयोग करके अपना जितने भी कृषि के कार्य हैं जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से जो है उसको कर ले। चाहे कटाई की भी बात है, क्योंकि कटाई की बात भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी फसलें तैयार हो गई हैं, तो जहां जहां तैयार हुई है तो कंबाइन हार्वेस्टर्स और ये सब जगह जो है उनका पहुंचने लग गए हैं। और इसके बाद अब खेत की तैयारी खरीफ के सीजन के लिए होने लगेगी। जहां भी मशीनरी बैंक हैं उनको मशीनरी बैंक को मजबूत किया गया है, क्योंकि हमारे छोटे और मंझले किसान जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के इंप्लीमेंट्स को, लेकिन उनको जरूरत है, तो वो एक भाड़े पर लेकर के और बहुत ही मैं ये कहूंगा कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है उस पर लेकर के अपनी खेत की तैयारी को सुनिश्चित कर सकता है। कम लेबर से हम ज्यादा काम कर पाएंगे और उससे जो एक कोविड वाली हम बात करते हैं, जो पेंडेमिक सिचुएशन रहती है महामारी, उससे भी बचाव का रहता है कि और हम उसी तरह से जितने भी हमारे मापदंड बनाए गए हैं कि हम सेफ रह करके उन कार्य को कैसे करें उसको सुनिश्चित रूप से हम लोग कर पाएंगे। और खाद्य सुरक्षा की और जो कमी की बात अभी जो हो रही थी, कमी का तो बिल्कुल भी ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि हमारा जो मुख्य फसल है जो इस खरीफ सीजन में आएगी वो आएगी पैडी की, राइस का कल्टीवेशन, पैडी की कल्टीवेशन। तो पैडी कल्टीवेशन में क्या है कि अभी कुछ क्षेत्रों में जहां जहां, जैसे आप हरियाणा की भी बात कर रहे थे, बिहार की भी बात कर रहे थे, लेकिन ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर राइस का कल्टीवेशन बड़े लार्ज स्केल पर होता है। तो हम लोगों ने एक विकल्प जो है किसानों के सामने भी रखा है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस,
क्या कि उसमें कम पानी की जरूरत पड़ेगी और कम पानी का प्रयोग करके जो है उसको सीधा बीज छिड़क करके जो है उसको हम लोग उसके धान की खेती कर सकते हैं। जबकि क्या करना पड़ता है, नर्सरी उगा करके और पौधों की रोपाई करनी पड़ती है, नहीं तो उसमें क्या होगा कि उसको यहाँ लेबर की भी शॉर्टफॉल रहेगी, तो वो उसको भी जो है उस पॉइंट को भी जो है एक प्रकार से कवर किया जा सकता है। लेबर और की मशीनरी शॉर्टफॉल का मुझे प्रयोग मैं लगता पहले नहीं ही आपको मल्होत्रा सर, बता क्योंकि चुका हूं। जो इस वक्त रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है उसके चलते लेबर यानी कि कामगार की शॉर्टफॉल उन इलाकों में लगता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कामगार अपने घरों की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे जो ट्रेंड नजर आ रहा है। वैसे सर दो चीज़ें, क्योंकि अब जो एग्रीकल्चर है वो जो हम अब तक देख रहे थे पिछले एक दशक में कि उसकी जो ग्रोथ या विकास दर में हिस्सेदारी थी, उससे अलग कोविड काल में कहीं ज्यादा उस पर दबाव है। एक तो मैं कहूं कि क्योंकि संख्या वहां पर बढ़ रही है, जो भी मजदूर या फिर जो भी कामगार हैं, जो प्रति व्यक्ति मैं कहूं कि हिस्सेदारी थी वहां पर ज्यादा हिस्सा उनको अब चाहिए होगा। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कोविड काल में सेकेंड वेव के बाद बाकी सेक्टर्स की भरपाई करने के लिए किस तरीके से अगर हम उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएं या फिर कुछ नए मोड में उसको ला पाएं? देखिए, जैसा अभी मल्होत्रा साहब ने भी कहा कि प्रोडक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी चिंता नहीं है बिल्कुल ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि प्रोडक्शन उससे मार्जिनल इफेक्ट होगा और जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, चाहे उनको मशीनरी देने का है या और इनपुट्स देने का है, वो आई थिंक गवर्नमेंट इज वेरी वेल प्रिपेयर टू मीट दैट सिचुएशन। जो चिंता है एक्चुअली मुझे, वो ओवरऑल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अच्छा ही रहेगा। इशू ये है कि ये जो एग्रीकल्चर लेबर है, आप अगर मशीनरी दे भी देते हैं तो प्रोडक्शन एस्पेक्ट को आप टेक केयर कर रहे हैं कि भाई फार्मर का प्रोडक्शन सफर ना करे, उसका हार्वेस्टिंग भी टाइम से हो जाए। लेकिन जो मेन मुद्दा है एग्रीकल्चर लेबर का और रिवर्स माइग्रेंट का, वो सॉल्व नहीं होता है उससे आप एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगा और फार्मर को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा मशीनरी और इनपुट से। लेकिन ये जो तबका है, ये जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, ये वापस गांव में आएंगे, उनके लिए और कोई एवेन्यू है नहीं। तो जो घूम फिर के आप आ जाते हो तो नरेगा पे आ जाते हो कि भाई, लेकिन नरेगा की अपनी लिमिटेशन है, कितना वर्क आप नरेगा में क्रिएट कर सकते हैं उसकी तो ऑब्वियस लिमिटेशन है। तो इशू ये है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जिनकी लाइफ वहां से जुड़ी हुई है गांव से, उनके लिए एग्रीकल्चर पर से, जिसको कहते हैं वहां से हट के उसी इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में क्या एवेन्यूज क्रिएट हो सकती है और क्या सपोर्ट मिल पाएगी, दैट इज द मेन थिंग। और जो दूसरा असर है ये रिवर्स माइग्रेशन का, जो उस एरिया में, स्पेशली इन एरियाज में जहाँ पे हम बिहार या ईस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं, और जो माइक्रो और स्मॉल सेक्टर है फैक्ट्रीज का, उस पर भी वेजेस पे काफ़ी इफेक्ट होना की आशा है। क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन से क्या हो रहा है कि अब उनको लेबर मिलने की शॉर्टेज हो रही है और वहां पर जो लेबर वो हायर कर रहे हैं, जैसा कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है और कुछ रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को हायर वेजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, एक तरफ माइग्रेंट रिवर्स माइग्रेशन की वजह से उनकी तकलीफें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ ये वो भी जो स्मॉल और माइक्रो सेक्टर है वो एडवर्सली हिट हो रहा है, उनको हायर वेजेस देनी पड़ रही हैं या उनमें क्लोजर की नौबत आ गई है। तो मैं इस समस्या को जो मॉनसून से शुरू हुई थी एक इंटीग्रेटेड व्यू में देखना चाहता हूं एक्चुअली, कि आप जो अर्थनीति की आपकी रणनीति है ओवरऑल वो क्या होनी चाहिए और वहां पर क्या क्या इफेक्ट होने की आशा है। तो अगर इस एंगल से देखें तो वो प्रश्न वहां रहता है कि एग्रीकल्चर पर से हटकर आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या होने चाहिए, वो एक मेजर इशू है। और नरेगा का, जैसे मैंने कहा, उसकी एक अपनी लिमिटेशन है, उसमें अनलिमिटेड वर्क आप क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो आप बात कह रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि कृषि से जुड़े हुए जो
छोटे और व्यापार या उद्योग धंधे हैं, क्या ये इस वक्त सही समय है जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि कोविड काल का किसी को नहीं पता कि कितना लंबा खींचेगा, और वो सस्टेन करने के लिए न सिर्फ जो कामगार हैं उनकी रोजी रोटी को लेकर, इकोनॉमी में वेल्थ को लेकर, और साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं एक माइग्रेशन का खतरा लगातार दिख रहा था, उसको भी रोकने के लिए वो सबसे बेहतर टूल हो सकता है टाइमिंग के नज़रिए से। जी, उसमें ऐसा है कि मैं अब इसको दो पार्ट में बांटना चाहूँगा अपने डिस्कशन के कन्वीनियंस के लिए। एक तो एग्रीकल्चर वाला पार्ट होगा, तो हमारा फोकस केवल पैडी या वीट से हटके सोचना होगा कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, स्पेशली इस रीजन में जहाँ पर प्रॉब्लम्स थोड़ी सी होने की आशा है, और वो अप्लाई करता है सारे इंडिया के लिए, वहाँ पर उनको मार्केट से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है और उनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी पेरिशेबल गुड्स हैं। और सबसे ज़्यादा धक्का जो किसान को लगता है वो वहीं पे लगता है कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इससे लिंक जितनी चीज़ें हैं सारे, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उनका सप्लाई चेन मेंटेन कैसे रखा जाए कोविड के दौरान में एफिशिएंटली, और वो डायरेक्टली फार्मर की इनकम को इफेक्ट करता है। और हम ये जानते हैं, मतलब रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं बहुत से रिसर्चर्स ने, कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का पार्टिसिपेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में काफ़ी है एज कंपेयर टू लार्ज फार्मर्स, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आ गया डायरेक्टली कृषि से रिलेटेड चीज़ें, तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, अगर पानी की शॉर्टेज होती है तो मैं ये आपके समक्ष रखना चाहूँगा एक पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो माइक्रो इरिगेशन है जिसमें स्प्रिंकलर्स और ये सब हम लोग रखते हैं, इसका हमने एक्सपेंशन तो किया है, लेकिन अगर आप पूरे भारतवर्ष का देखें तो 11.1% पोटेंशियल ही एक्सप्लॉइट कर पाए हैं। और उसके बहुत से कारण हैं, उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि उनको इक्विपमेंट कैसे देंगे या ग्रुप लेवल पर लैंड करेंगे, क्रेडिट क्या होगा, बट समरी फॉर्म में प्रॉब्लम यह है कि जहां पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हमको माइक्रो इरिगेशन बहुत ही लाभदायक हो सकता है, वहां पे डायरेक्ट चैलेंज है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। एंड आई थिंक आई वुड सबमिट टू मल्होत्रा साहब कि इस बात पे भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ध्यान दे कि माइक्रो इरिगेशन का एक्सपेंशन हम कैसे करें। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। प्रोडक्शन के बियॉन्ड जब प्रोडक्शन आ जाती है तो हम उनको पैक हाउस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टोरेज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और मार्केट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ एग्रीकल्चर में। मल्होत्रा सर, एक वक्ता में जो वशिष्ठ साहब ने कहा, उसको लेकर किस तरीके की प्लानिंग दिख रही है और क्या और नए स्टेप्स हम देख सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके की चुनौतियां, और जाहिर है कि इस वक्त सबसे ज्यादा उम्मीदें या सबसे ज्यादा दबाव भी इसी सेक्टर पर है। बिल्कुल, जैसे कि अभी हम लोग बात सुन रहे थे, तो जो खरीफ सीजन है मुख्य रूप से जो है मानसून पर आधारित होता है, और मानसून हमारी अच्छी होती है तो फसल हमारी अच्छी हो जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने पहले से चिन्हित किया हुआ है कि इन क्षेत्रों में जो है वुलनरेबल एरियाज है, मैं उनको ये कहूँगा। और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनको हमें पहले से पता है कि यहाँ पर कहीं अगर ऐसी मैं ये कहूँगा कि कहीं ड्राई स्पेल आ गया, बाई चांस कहीं आ जाता है, तो हमारे पास एक कंटीजेंसी प्लान बना हुआ है। इसका हम लोगों ने 661 जिलों का कंटीजेंसी प्लान हम लोगों ने पहले से ही बना के रखा हुआ है, और उन जिलों को पहले ही पूरी तरह से गाइड किया हुआ है। तो उस कंटीजेंसी प्लान को अपनाएं। दूसरी बात, जो डाइवर्सिफिकेशन की हम लोग कर रहे थे, तो डाइवर्सिफिकेशन वाकई में जरूरी है, और इसके लिए जो कृषि मंत्रालय है, भारत सरकार है, वो पहले से चिंतित है। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो हमारे सामने आंकड़ा निकल करके सामने आया, क्योंकि मैं अभी पैडी की बात इसलिए करूंगा क्योंकि ये खरीफ सीजन की एक हमारी मुख्य फसल है। करीब करीब 200 लाख मीट्रिक टन आज की देश में हमारे पास, आज की तिथि में अगर आप देखें तो हमारे पास सरप्लस है ये पैडी।
अगर उसको हमें डाइवर्सिफाई करना हो तो ये एक प्लान मैंने बना करके मैंने काफ़ी आगे हमारे जो प्रबुद्ध हमारा ग्रुप है उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो करीब करीब 60 लाख हेक्टेयर एरिया पैडी का हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने सब्जियों को चुना है, मक्का को चुना है, कॉटन को चुना है। जहां जहां अलग अलग राज्य हैं उनके अनुरूप, जलवायु के अनुरूप, भूमि के अनुरूप, मिट्टी के अनुरूप उन्हीं फसलों को अपना करके जो अल्टरनेट क्रॉप्स हैं उनको देखने की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास चुनौती ये रही कि अगर पैडी को हम लोग रिप्लेस करते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि किसान ये चाहता है कि मुझे उतनी आमदनी मिलनी चाहिए जितनी पैडी से मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का विषय है जिसमें हम लोगों ने जो है एक कार्य रूप बनाया है और उस कार्य रूप को कुछ राज्यों ने जो है आगे इम्प्लीमेंट मैं कहूँ कि वक्त का मैं क्योंकि आपने कहा कि तैयारी है और चुनौती जिस तरीके की है उसे देखते हुए प्लानिंग हो चुकी है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जो मैं कहूँ कि प्लान ABC वो सरकार की ओर से तैयार है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी मानसून की बारिश के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी हिस्सेदारी अब तक कमज़ोर नजर आई है पिछले एक दशक में, ओवरऑल ग्रोथ में उसमें बढ़े और साथ ही साथ रोजगार के नजरिए से भी ये लोगों को मजबूत कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अर्थनीति के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।